नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। आदिवासी समाज ने इस आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नारायणपुर में बंद का भी ऐलान किया गया है। यह ऐलान आदिवासी समाज की तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए। ये बड़ा आंदोलन धर्मांतरण के खिलाफ हो रहा है। नारायणपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जुटा है और इसके साथ ही नारायणपुर में बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर आक्रोश कोई पुराना नहीं है, लेकिन इस बार नारायणपुर में एक साथ जुटा है पूरा आदिवासी समाज। देखिए, आपको बता दें पूर्णिमा कि इस समय जो आदिवासी धर्मांतरण का मुद्दा है पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय सुलग रहा है। छत्तीसगढ़ का अगर हम आदिवासी बाहुल्य इलाकों की बात करें, बस्तर संभाग की बात करें, तो यहाँ पर सभी गांवों में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न है। और आपको एक बात बता दें कि इस समय मैं नारायणपुर के रेमाउंड गाँव में हूँ, जहाँ पर पूरे आदिवासी समाज के जो हिंदू आदिवासी हैं, जिन्होंने अपना जो धर्म है वो परिवर्तित नहीं किया है, वो यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन इनको लगातार परेशान कर रहा है। इस तरीके की सूचना आ रही है, इनके गाँव से लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ के नाम पर उठाया को रोकते हुए कन्हैया मैं लौटूंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी राहत मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कंपनी को यह राहत दी गई है। बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन उसके बनाने और बेचने की अनुमति बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से देते हुए यह बड़ी राहत कंपनी को दी गई है। लाइसेंस रद्द करने का जो आदेश आया था, उससे राहत मिली है जॉनसन एंड जॉनसन को। आपको याद होगा जॉनसन एंड जॉनसन जिसका बेबी पाउडर, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, मामला पहुंचा कोर्ट और उसके बाद इस बेबी पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों को लेकर पाबंदी का जिक्र था, लाइसेंस रद्द करने का आदेश था। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को, यानी कि बेबी पाउडर अब बनाया भी जाएगा और बेचा भी जाएगा, जिसकी अनुमति मिल चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। और साथ ही लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी रद्द कर दिया गया है। और इसी बीच में अगली बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर बांद्रा कोर्ट में आजम खान की हुई है पेशी। मानहानि मामले में आजम खान की पेशी हुई है और अब 15 जून को अगली सुनवाई होगी। पेशी से पहले हालांकि आजम खान की तरफ से बयान आया कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अपने डिफेंस में आजम खान ने यह बयान दिया कि मुझे परेशान किया जा रहा है और अब 15 जून को अगली सुनवाई इस मामले में होगी। यूनिवर्सिटीज बनी, स्कूल बने, वो बिजनेस करने वालों ने बनाए, पूंजीपतियों ने बनाए। मेरे जैसा गरीब आदमी जो आज भी एक गली में रहता है, जिसका अलावा सैलरी के पूरी दुनिया में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कहीं फ्लैट नहीं है, कोठी नहीं है, मैंने एक यूनिवर्सिटी। और आइए अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कैबिनेट बैठक के बाद भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इतना महत्व है कि देश में 8,50,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हैं, जिसमें लगभग 29 करोड़ मेंबर हैं और ये सदस्य प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों से हैं, कृषि और अलाइड गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये संशोधन उनके जीवन में संवर्धन लाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किए गए हैं। और इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में है और भारत के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो दायरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। और इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से उत्पादन स्थानों के नज़दीक तथा रेस्पॉन्सिबल प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ को भी उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए जो अभी तक देश में एक अभाव महसूस किया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे किसानों के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जो हमारे सीड का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है और किसानों का जो सीड है, बीज है,
उसके लिए एक ब्रांड की उपलब्धि कराने का काम इसके द्वारा किया जाएगा और देश के कोऑपरेटिव नेटवर्क का भी उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही साथ ये सोसाइटी के माध्यम से सप्लाई चेन, एंड टू एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ऑर्गेनिक लैब की जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी का एम्पैनल करते हुए किसानों को सस्ती दर पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा भी जो एक नया संस्थागत सोसाइटी का जो ढांचा उपलब्ध कराया गया है, उसके अंतर्गत एक ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया जाएगा जिसमें ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन के काम को और पूरा ही नहीं किया जाएगा, इसके लिए किसानों को जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है कि उनको टेक्निकल गाइडेंस देने का भी काम किया जाएगा। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट जो प्रमोशन स्कीम है उसको कोऑपरेटिव के लिए इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा और इसीलिए मैंने कहा था कि ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है उसको सहकार से समृद्धि से जोड़ने का जो काम है इन संशोधनों के माध्यम से किया गया है। इन 3 बड़े महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ साथ मैं और 2 विषयों की जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक, हमारे देश में मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। एक और निर्णय जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल ने उसको एक कार्योत्तर स्वीकृति आज प्रदान करी है, जिसमें कोलकाता स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के रूप में एक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है और नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट के अलावा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, डिसबर्स करने के लिए एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको अभी वो जो कार्य कर रहा है उसके नामकरण को किया गया है। और विशेष रूप से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 हमारी जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जिसके अंतर्गत एक सबसे बड़ी विशेषता जो इस मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है कि पैक्स टू अपेक्स, मतलब प्राइमरी टू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग प्राइमरी सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल फेडरेशन and multi-state cooperative society can become its member. All these cooperatives will have their elected representative in the board of the society as per its bylaws. तो ये एक ऐसा एक व्यवस्थागत ढांचा दिया जिसके देश के किसानों की बहुत आवश्यकता थी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से, ग्रामीण भारत के संवर्धन की दृष्टि से, सहकार से समृद्धि के लिए और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर के ये 3 बड़े निर्णय लिए गए। Yes. Sir, Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is that when you're talking about the 3 institutions which will be set up under Multi-State Cooperative Act, what kind of initial capital infusion will be there in these 3? And the second thing is that many times we have seen, since a cooperative is a state subject, so there is always a tussle between center and state. So how you are going to resolve that? तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए जिसमें किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जा रही थी। आगे बढ़ते एक और अहम खबर, उत्तर प्रदेश में आज सफलता के बाद कर्नाटक में फिर से दांव। जी, प्रियंका गांधी करेंगी प्रत्येक प्रदेश में महिला सम्मेलन। देश में इस साल 9 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। महिलाओं की सुरक्षा व महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस।
कांग्रेस से 16 जनवरी को हो रही है इसकी शुरुआत। हालांकि अभी तक महिलाओं में साख नहीं जमा सकी कांग्रेस। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, ना नायकी, मैं भी एक नेता हूं और इससे पहले उत्तर प्रदेश में याद होगा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला वोट बैंक पर सीधी नजर कांग्रेस की। देखिए, दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी राजस्थान में अदिति, मैं आपके पास लौटती हूं और ज्यादा इस पर जानकारी लेने के लिए। तो यूपी में असफलता के बाद कर्नाटक में फिर से दांव और देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर तैयारी की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई को बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने वाली है और कर्नाटक में इस नए सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है जिसे ना नायकी नाम दिया गया है, जिसमें शामिल होने वाली है प्रियंका गांधी। इससे पहले एक मैनिफेस्टो अलग से महिलाओं को लेकर तैयार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, इसके लिए बाकायदा ईमेल आईडी और फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक महिलाओं में साख नहीं जमा सकी कांग्रेस। और अब बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रशासन के साथ कई बैठक हो चुकी है जो बेनतीजा निकल रही है। मुआवजे की मांग को लेकर बैठक हुई, यह तय हुआ कि मार्केट रेट पर मुआवजा देंगे। यह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया गया है। लेकिन अब इसी बीच में एक तरफ प्रदर्शन लोगों का जारी है, मुआवजे की मांग की जा रही है, उसे लेकर बैठक हुई। प्रशासन ये कह रहा है कि मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ की हर एक तस्वीर भारत 24 पर आप लगातार देख रहे हैं, कैसे घरों में दरारें पड़ी हैं। जोशीमठ दरकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पीएमओ का इंटरवेंशन हुआ, तैयारी की गई, धामी वहां पर पहुंचे और इसके साथ ही लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए तमाम बैठकें हुई हैं और इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होटल जिन्हें तोड़ने का जिक्र किया जा रहा था, 2 ऐसे होटल जिन्हें चिन्हित किया गया था कि उन्हें तोड़ा जाएगा, उसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और अब भी होटल के बाहर यह धरना प्रदर्शन जारी है। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। दूसरी तरफ घरों में दरार साफ नजर आ रही है, जिसको लेकर अपने आशियाने के उजड़ने का डर जोशीमठ के लोगों को लगातार सता रहा है और प्रशासन और सरकार से राहत की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि मुआवजे की मांग को लेकर बैठक जरूर हुई है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। इधर जोशीमठ में संकट के बीच लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो लोगों को शांत करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर भारत 24 ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से खास बातचीत की। सीएम के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग की बैठक हुई स्टेक होल्डर के साथ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और अभी तक कितनी एरिया अफेक्टेड है? 723 अभी परिवारों को शायद चिन्हित किया गया है जो अफेक्टेड है। 723 परिवार अभी चिन्हित किए गए हैं और 86 मकान ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा खतरे में हैं। 723 जो 52 स्वामी हैं उन सबको जो है प्रत्येक परिवार 1.5 लाख रुपए का जो है एक अंतरिम सहायता के रूप में सैंक्शन हुआ है। तो इसमें 50,000 रुपये उनको अपने सामान शिफ्टिंग के लिए, रेशन पानी के लिए अनटाइड फंड के रूप में दिया जा रहा है। इसके अलावा एक बात बड़े क्लैरिफाई किया था कि मार्केट रेट के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह से होटल स्वामी हैं वो अलग मुआवजा मांग कर रहे हैं, बद्रीनाथ से उसको कंपेरिजन कर रहे हैं कि उसको उस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए। बद्रीनाथ के साथ कोई तुलना नहीं हो सकता है। बद्रीनाथ में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सरकार का अपना एजेंडा है और सरकार अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। वहाँ मार्केट रेट के 6 गुना तक पैसे दिए जा रहे हैं
वो यहाँ पर देना संभव नहीं होगा। एक चीज़ और है कि जिस तरह से तमाम सेंटर की टीमें लगी हुई हैं, प्रदेश की टीमें लगी हुई हैं, क्या कंक्लूजन पर पहुंचा जा रहा है सर? कुछ पता चल पाया है कि क्या वजह रही है इस प्राकृतिक आपदा की या कुछ कैलेमिटीज की? अभी एक्सपर्ट टीम्स अपना काम कर रहे हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट टीम्स काम कर रहे हैं। हम उनके रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। साथ पीएमओ की जो टीम लगी है वो भी इस पूरे मामले को देख रही है। किस तरह का कम्युनिकेशन वहाँ से आ रहा है? नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते हैं। भारत सरकार पूरी तरह इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील है और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी डायरेक्शंस आ रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प के लिए जो टीम्स भेज रहे हैं तो वो सब लगातार फॉलो हो रहा है। होटल अगर मालिक नहीं हटते हैं तो क्या बल फोर्स किया जा सकता है क्या? हम बल प्रयोग को यथासंभव अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लगातार हम वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि तो ये थे आर मीनाक्षी सुंदरम। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साफ तौर पर है कि क्योंकि सीएम से जुड़े हुए हैं, सीएम की हर गतिविधि पर इनकी नज़र है और यहाँ सीएमओ पूरी तरह से मामले को देखने में लगा है। कैमरामैन विवेक के साथ में अक्षर राय, भारत 24, जोशीमठ। इधर पीड़ितों से मिलने के लिए स्थानीय विधायक पहुंचे राजेंद्र सिंह भंडारी ने भारत 24 से इस दौरान खास बातचीत भी की और इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार मसले को हल करना नहीं चाहती, लोगों पर ध्यान सरकार नहीं दे रही, बद्रीनाथ की तर्ज पर देना चाहिए मुआवजा। होटल मलारी इनके बाहर इस वक्त बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी मौजूद है, उनसे बातचीत हम ज्यादा करेंगे। भंडारी जी, लगातार लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और लगातार सरकार पर भी हमलावर है कि सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री जी के सचिव है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। सारे ऑफिसर्स और सारे प्रभावित वहाँ थे। लोगों की एक डिमांड थी कि पहले मार्केट रेट तय कर दिया जाए, लोगों को रेट बता दिया जाए कि मकान तोड़ने का कितना पैसा मिलेगा और ज़मीन का कितना पैसा मिलेगा। और लोगों की ये भी डिमांड थी कि बद्रीनाथ जोशीमठ का हिस्सा है, विकासखंड का हिस्सा है, अगर बद्रीनाथ में जो रेट दिया जा रहा है वही रेट यहाँ भी दिया जाना चाहिए। परंतु सरकार अड़ी हुई है, अड़ियल रवैया है, सरकार सुलझाना नहीं चाहती है मामले को, इसलिए लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। डिमोलिश करने में, होटल तोड़ने में किसी को कोई एतराज नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की, उनकी तरफ से कहा गया कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मार्केट तर्ज पर हम दे सकते हैं। तो मार्केट तर्ज पर भी तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट के रेट क्या है, लोग उसको भी पूछना चाह रहे हैं, तो वो बताए ना मार्केट के रेट क्या है यहाँ के, वो भी तो नहीं बता रहे हैं। अगर वो भी नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सरकार बताए। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल कर रही है, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आपकी भी तो सरकार थी, तब भी तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। बीजेपी का ये कहना, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस समय अब ऐसा है कि हम लोगों को अब जो समस्या इस समय आ रही है उसका सामना करना है और उससे कैसे निपटा जाएगा, ये सबका काम है। इस समय पार्टीवाद नहीं है, इस समय लोगों की रक्षा करनी है, लोगों की मदद करनी है। वन टाइम सेटलमेंट में लोगों को पैसा मिले, लोगों को मुआवजा मिले और लोगों के रहने की व्यवस्था हो, ये हमारी मांग है। भंडारी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या जोशीमठ बच पाएगा? क्योंकि अब लगातार बातें यहाँ पर निकलकर सामने है कि नया जोशीमठ बसाया जाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो, मेरे देखने में तो जो जगह हिल गई है, जहाँ लैंडस्लाइड हो गई है, वहाँ पर दोबारा बसने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नया जोशीमठ बसना चाहिए, जो आसपास ही जहाँ पक्की ज़मीन है, जहाँ अस्थायी ज़मीन है, जहाँ सरकार की लैंड है, उसमें लोगों को बसाया जाए और तत्काल प्रभाव से घर बनाए जाएं लोगों के। जी ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बद्रीनाथ के विधायक हमारे साथ जुड़े थे और उनकी तरफ से कहा गया, सरकार पर सवाल खड़े करते हुए वो नजर आए कि प्रॉपर मुआवजा यहाँ पर पीड़ितों को नहीं दिया जा रहा है और बद्रीनाथ की तर्ज पर ही यहाँ पर जो होटल मलारीन के मालिक है और दूसरे जो होटल्स हैं उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ महिमा सिंह कंवर, भारत 24, जोशीमठ। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण से भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जोशीमठ की आपदा को मैन मेड डिजास्टर बताया गया है। कहा, लोग इस त्रासदी से पीड़ित हैं और सरकार को फौरन पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जोशीमठ में आपदा और अब पतंजलि ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। बालकृष्ण जी हैं। सर, बड़ी आपदा है, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आप लोग? तात्कालिक और दीर्घकालिक। तत्काल में यही है कि जो लोगों के अपने घर होते हुए घर को देख रहे हैं, घर भी है, जिंदगी की जमा पूंजी भी लगा दी है, उसके बाद में भी उस घर में रहने की स्थिति नहीं है, ये अलग
तरह की पीड़ा है। जीवन में बहुत तरह की पीड़ाएं होती हैं, ये एक अलग स्थिति और अलग तरह की पीड़ा है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। और हमने देखा सरकार ने अपनी तरफ से उन्होंने रेड जोन घोषित कर दिया है, तो अभी तो तत्काल स्थिति में है, दीर्घकालिक कोई ना कोई समाधान निकलना जरूरी है। तो इसके लिए है कि अभी क्योंकि घरों में राशन वगैरह के लिए तत्काल उसी की आवश्यकता होती है। सर्दी है तो घर में तो फिर भी सर्दी कम लगती है, कमरे हैं, कमरों के अंदर रहते हैं, जब बाहर निकलते हैं टेंट वगैरह में सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो जितने भी परिवारों का हम हो सकता है तो हम कंबल और राशन के हिसाब से लेकर के आए हैं। परिवार हैं जो सीधे तौर पर पीड़ित हैं, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, इसके अलावा और भी लोग पीड़ित हैं। दीर्घकालिक किस तरह की योजनाएं यहाँ पर बननी चाहिए? देखिए, तत्काल तो जैसे मैंने कहा कि अभी सर्दी का भी मौसम है, ठंड तो अभी है, अभी रहने वाली 2 महीना 3 महीना, उसके लिए व्यवस्था हो। और दीर्घकालिक रूप से कि किन मकानों में दोबारा ये लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, थ्रेड को किस लेवल तक है, जो भू सर्वे वगैरह हो रहा है, वो दीर्घकालिक एक लंबी योजना के साथ काम करना चाहिए। और अंतिम सवाल सर, एनटीपीसी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनटीपीसी, तो वो भी विचार, उसके ऊपर भी विचार होनी चाहिए और गहनता के साथ में उसके ऊपर भी तथ्य और प्रमाणों के साथ में कार्य होना चाहिए। ठीक। तो ये थे बालकृष्ण जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। साफ तौर पर कहा कि पतंजलि ऐसे पीड़ित परिवारों को सहायता करता रहेगा और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मैन मेड डिजास्टर लगता है। जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब राहत सामग्री तमाम वितरण की जा रही है और पतंजलि भी इस कार्य को करने जा रहा है। लघु और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं। कैमरामैन विवेक के साथ में अक्षर राय, भारत 24, जोशीमठ। जोशीमठ में एक तरफ लोगों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी क्या है, अक्षर राय की रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में आई आपदा और उसके बाद प्रशासनिक अमले की जिस तरह से होटल को गिराने की तैयारी है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तो कर्मचारी और अधिकारी हैं ही, पुलिस प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जिस तरह से यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा जा रहा है कि आज दोनों होटल्स को डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कम से कम हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद हैं और पुलिस कर्मी यहाँ पर जोशीमठ कोतवाली में मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से मामले का समाधान निकाला जाता है, क्योंकि एक तरफ से स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर है प्रशासन के सामने अब चुनौती बढ़ गई है कि किस तरह से डिमोलिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी अगर कहा जाए तो निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और प्रशासन के सामने चुनौती यही है कि निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि दोनों बिल्डिंग जर्जर हालत में हैं। अगर वो अपने आप गिरती हैं तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन विवेक के साथ में अक्षर राय, भारत 24, जोशीमठ। और इसी बीच में एयर इंडिया में फ्लाइट में बदसलूकी के मामले में बड़ी अपडेट यह है कि आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत पर सुनवाई हुई है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई जारी है। महिला यात्री पर यूरिनेट करने का आरोप लगा शंकर मिश्रा पर। विमान में उपद्रव पर डीजीसीए की भी सख्ती देखने को मिली और इसके साथ ही अब ताउम्र पाबंदी पर भी विचार किया जा रहा है। उपद्रवी यात्रियों का डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करे और ऐसा जो भी डेटाबेस उपलब्ध होगा ऐसे लोगों पर डीजीसीए की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ महिला यात्री पर यूरिनेट करने का आरोपी शंकर मिश्रा, जिसकी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत को लेकर इस वक्त सुनवाई जारी है। ये पूरा मामला एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी से जुड़ा हुआ है। महिला के ऊपर यूरिनेट करने का आरोप लगा शंकर मिश्रा पर, जिनकी जमानत पर इस वक्त हो रही है सुनवाई। दूसरी तरफ डीजीसीए की तरफ से भी सख्ती देखने को मिली है। डीजीसीए ताउम्र पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है और साथ ही ऐसे यात्रियों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सुमित कुमार हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, और क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है, क्योंकि जो एफआईआर हुई है उसमें एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और बाकी के बेलेबल ऑफेंस है। किस तरीके की संभावना नजर आ रही है सुनवाई के दौरान? जी, मैं आपको बता दूं कि शंकर मिश्रा जो आरोपी है उसकी जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है
और पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दलील दी गई है कि जिस तरह से आरोप जो लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि जो भी चार्जेज यहाँ लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, एफआईआर दर्ज की गई है, वो तमाम धाराएं बेलेबल ऑफेंस है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि इस जमानत का विरोध यहाँ दिल्ली पुलिस ने किया है और ये कहा है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम इस आरोपी ने दिया है, ऐसे में आरोपी को राहत नहीं मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो पीड़िता के जो वकील हैं वो भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क्रू मेंबर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना शंकर मिश्रा आरोपी है उससे कई ज्यादा क्रू मेंबर भी इस मामले में आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने मदद नहीं की थी और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। तो इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, और इसी मामले से जुड़ी जानकारी ये भी है कि दलील ये दी जा रही है कि अगर बेल दे दी गई तो शिकायतकर्ता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं शंकर मिश्रा, और इसीलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।